हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे पाठ 8 उद्योग कि किस तरह के उद्योग जो हैं वह हमारे देश में किए जाते हैं और उन्हें करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसे कि आप ये पहला पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर दो प्रकार के उद्योग बताए गए हैं। जैसे कि यह आपको दिख रहा है कि ये गन्ने की खेती है और गन्ने की खेती, गन्ने से हमारा तैयार होता है शक्कर। तो ये फैक्ट्री जो है शक्कर की है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कपास की खेती है। अभी कपास जो है फैक्ट्रियों में लेकर जाया जाता है और फैक्ट्री के बाद उसमें प्रक्रिया होती है और तब जाके वस्त्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है। आइए थोड़ा सा हम इस पिक्चर के बारे में, इस फोटोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको किस तरह के उद्योग कहाँ पर होने चाहिए उसे हम आसानी से समझ सकें। तो जैसे कि यह आकृति जो दी गई है, यह आकृति आपकी 8.1 है। ये जो आकृति दी गई है 8.1 है। तो आकृति के अनुसार अगर आकृति में दो उद्योगों में होने वाली सिलसिलेवार प्रक्रियाओं को दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है और उससे शक्कर बनाया जाता है। दूसरा दिया गया है कि कपास की खेती की जाती है और उससे वस्त्र बनाया जाता है। तो इस तरह से दो प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक चित्र के चौखट में क्रमांक लिखकर प्रक्रियाओं को क्रमवार लिखो। आपको क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। दोनों उद्योगों के लिए अलग अलग रंगों की कलम का प्रयोग करें। ये आपको एक एक्टिविटी बेस्ड है। तो जैसे कि अगर आप यह प्रक्रिया देखते हो तो ये आपका गन्ने की खेती है, तो इसको हम 1 डाल देंगे। और इसकी प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि फैक्ट्रीज में ले जाकर उसको बनाया जाता है। यहाँ पर तो ये दूसरा नंबर हो गया, शक्कर बनाया जाता है। अब यहाँ पे पहला नंबर कपास हो गया, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। फैक्ट्री में लेके जाया जा रहा है, फैक्ट्री में वहाँ पर प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद में यहाँ पर उसका वस्त्र निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसे क्रम से लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इन उद्योगों के नाम बताओ, तो अब हम यहाँ पे कौन से दो उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला उद्योग है यहाँ पर चीनी उत्पाद उद्योग और दूसरा है वस्त्र उत्पाद उद्योग। तो यहाँ पर हमने दो प्रमुख उद्योगों के बारे में अध्ययन किया। पहला है चीनी उद्योग और दूसरा है वस्त्र उत्पादन उद्योग। इन उद्योगों में कौन सा कच्चा माल लगता है। अब कच्चा माल पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। कच्चा माल अर्थात ये जो गन्ने की खेती है, राइट। अब अगर शक्कर बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल गन्ना लगेगा। गन्ने इस पर प्रक्रिया करके उसके बाद उससे शक्कर बनाया जाता है। उसी तरह से अगर वस्त्र उत्पाद करना है तो उसमें कच्चा माल जो है यह कपास है। कपास कच्चा माल हो गया और यहाँ पर कपड़ा जो है वह पक्का माल हो गया। और यहाँ पर गन्ने की खेती जो है वह कच्चा माल हो गई और दूसरा गन्ने से जो शक्कर बन रहा है वह हमारा पक्का उत्पाद हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किसे हम कच्चा माल कहते हैं और किसे हम पक्का माल कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कच्चे माल पर विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। फैक्ट्री में, कारखानों में ले जाकर उस पर प्रक्रिया की जाती है और उस पर प्रक्रिया करके उसका रूपांतरण जो है पक्के माल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कच्चे माल का पक्के माल में रूपांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, गन्ना गन्ना ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी और आपकी आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति के लिए कच्चे माल का स्वरूप बदलना आवश्यक है। अगर वह कच्चा ही रहेगा तो हमें शक्कर कहाँ से मिलेगा, अगर कपास कच्चा ही रहेगा तो हमें वस्त्र कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह ज़रूरी है कि किसी भी कच्चे माल पर प्रक्रिया करके उसे पक्का माल बनाया जाता है। आइए अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, भौगोलिक स्पष्टीकरण। उद्योगों के द्वारा
कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में किया जाता है। जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनके द्वारा ही कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में किया जाता है। यह प्रक्रिया कारखानों में होती है। अब कच्चे माल को रूपांतरण पक्के माल में कहाँ किया जाता है? तो यह प्रक्रिया कारखानों में की जाती है। पक्का माल जो है वह टिकाऊ, अधिक उपयोगी एवं मूल्य वर्धित होता है, अर्थात उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो पक्का माल होता है उसकी विशेषता होती है। तो पक्के माल की क्या विशेषता है? पक्के माल की विशेषता होती है कि माल टिकाऊ होता है, अधिक उपयोगी होता है और मूल्य वर्धित होता है। उद्योग अथवा कारखानेदारी द्वितीयक व्यवसायों में आते हैं। ध्यान में रखिएगा, कृषि जो है अभी व्यवसाय जो है हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे गन्ने की खेती करना, कपास का उत्पादन करना, ये सब हमारे प्राथमिक व्यवसाय होते हैं जो कृषि पर निर्भर होता है। और दूसरा जो है जैसे कारखाने, उद्योग, ये हमारे द्वितीयक व्यवसाय होते हैं। और तृतीयक व्यवसाय में जैसे बैंक, बस चलाना, बिल्डिंग निर्माण करना, ये सब हमारा जो है यह तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। संसाधन की उपलब्धता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण किसी प्रदेश में उद्योगों में वृद्धि होती है और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि औद्योगिकीकरण को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है? तो औद्योगिकीकरण को संसाधन की उपलब्धता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण ही किसी प्रदेश के उद्योगों में वृद्धि होती है और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि जब संसाधन, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, अगर वह उपलब्ध होंगी, वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, नए नए उपकरण के द्वारा जो है प्रक्रिया की जाएगी, तो उससे वहाँ पे विकास होगा और एक सही घटक, एक सही रूप का निर्माण किया जा सकता है। उद्योगों के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। तो मनुष्य के आर्थिक विकास को किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है? उद्योगों के कारण। जो ये विविध प्रकार के उद्योग हैं, इनके कारण ही मानव का विकास होता है। देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। और ये द्वितीय क्षेत्र जो है, उद्योग हो गए या कारखानेदारी हो गया, इन सभी से देश की आर्थिक विकास को सहायता मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको एक चित्र दिया गया, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है महामार्ग है, ये बाजार है, यहाँ पे कृषि का माल है, श्रमिक आपूर्ति है, ऊर्जा है, जल आपूर्ति है, वन, खनिज, इस तरह से आपको दिया गया है। यहाँ पे जलाशय है, जलाशय से निकलकर नदी है। तो इस तरह से इसका आपको रीडिंग करके बताना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि उपरोक्त कारकों का विचार करते हुए नीचे दिए गए उद्योगों के अनुकूल स्थानों की आकृति में अलग अलग चिन्हों के माध्यम से दिखाएं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर 3 उद्योगों की स्थापना की गई है। ये जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पर 3 उद्योगों की स्थापना करनी है, तो हमें देखना है कि उसके लिए उचित स्थान कौन सा है। जैसे पहला है लौह इस्पात, वस्त्र उत्पाद दूसरा, और तीसरा है चीनी उत्पाद। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमको पूछा गया है कि प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक घटकों की सूची बनाओ। अभी कौन से आवश्यक घटक, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? जैसे अगर लौह इस्पात की हम बात करते हैं, तो लौह इस्पात के लिए आवश्यक घटक क्या हो गया हमारा? लौह खनिज होता है, मैग्नीज होता है, कोयला होता है, और वहाँ पे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए इत्यादि। ये हमारा हो गया लौह इस्पात के उद्योग के लिए आवश्यक घटक। दूसरा है वस्त्र। वस्त्र उत्पाद के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? वस्त्र उत्पाद के लिए ज़रूरी है कि कपास होना चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए,
पानी की पूर्ति होनी चाहिए, अगर खेती करनी है तो पानी की पूर्ति होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाकर इन 4 चीज़ों की अगर व्यवस्था है तो जाके वस्त्र उत्पाद जो है आसानी से किया जा सकता है। तीसरा है चीनी उत्पाद। अगर हमें चीनी का उत्पादन करना है तो उसके लिए आवश्यक घटक क्या हो गए? गन्ना चाहिए, पानी चाहिए और बिजली चाहिए, और कारखाने आराम से हम वहाँ पर चीनी उत्पाद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तुम्हारे द्वारा सुझाए गए स्थान पर उद्योग का स्थान स्थापना के पीछे की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर स्थान निश्चित किया गया है, कृषि का माल है, यहाँ पे श्रमिक हैं, यहाँ पे लौह मार्ग है, तो ये जो स्थान निश्चित किए गए हैं ये किस आधार पे हैं आपको स्पष्ट करके बताना है। तो ध्यान देना कि जैसे लौह इस्पात अगर है, अगर हमें लौह इस्पात चाहिए, उद्योग करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल जो है वो भारी होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको पता है कि लोखंड जो होता है वो भारी होता है, और इस उद्योग के कच्चे माल का परिवहन कम खर्च में नहीं किया जा सकता, छोटी छोटी गाड़ियों में भरकर नहीं लेके जा सकते। तो इसके परिवहन के लिए लौह इस्पात के परिवहन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा महंगी परिवहन मार्ग जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसीलिए लौह इस्पात का उद्योग का स्थान खनिज क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पर खनिज क्षेत्र है वहीं पर लौह इस्पात का उद्योग स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यह भारी होता है और इसके लिए परिवहन जो अगर हम परिवहन करके उसे दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो परिवहन का खर्चा भी महंगा होता है, इसलिए वह खनिज के आसपास ही इस उद्योग को स्थापित करना अच्छा होता है। दूसरा हम देखेंगे वस्त्र उत्पाद। तो अगर वस्त्र उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो यह बहुत आसान है कि वस्त्र उत्पाद का कच्चा माल कपास वजन में बहुत ही हल्का होता है, और इसका परिवहन भी, इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि इसलिए वस्त्र उद्योग का स्थान महामार्ग के समीप उस स्थान पर चुना जाता है जहाँ पर महामार्ग होता है, जहाँ पर बाजार की व्यवस्था होती है, वहाँ पर ही वस्त्र उद्योग चुना जाता है। और जहाँ पर ये श्रमिक मजदूर आसानी से मिल सके, काम करने वाले लोग आसानी से मिल सके, तो ऐसी जगहों पर ही वस्त्र उत्पाद किया जाता है। अब तीसरा है कि चीनी उत्पाद। अगर हमें चीनी उत्पाद करना है तो उसके लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीनी उत्पाद है, उद्योग का कच्चा माल गन्ने से बनता है, और आपने देखा होगा कि अगर गन्ने को 8-10 दिन आप अपने घर में ऐसे ही रखते हो तो उसके सारे जो रस होते हैं वो सूख जाते हैं। तो यह जो है गन्ना नासवान होता है, वह नष्ट हो जाता है, उसकी जो रस होता है उसमें वह सूख जाता है। तो इसलिए कच्चे माल का दूरी पर परिवहन करना लाभप्रद नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम चीनी उत्पाद उद्योग कर रहे हैं तो उसका स्थान जो है कृषि का माल जहाँ पर रखा जाता है, कृषि माल के क्षेत्र के समीप होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी के आधार पर हम जो है आसानी से उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। अब अगला, जैसे कि यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसी पद्धति का उपयोग कर तुम किन उद्योगों का स्थान निर्धारण कर सकते हो। तो ध्यान में रखिए कि इस पद्धति का उपयोग करके जैसे फल प्रक्रिया उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, लकड़ी और वस्तु के उद्योग हो गए, आदि उद्योगों को हम क्या कर सकते हैं, उनका भी स्थान निर्धारण कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि किस प्रकार का उद्योग कहाँ स्थापित होना चाहिए उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए।